हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.78 जिसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को यूजिंग लूप एनालिसिस। तो देखें अब लूप एनालिसिस उसने लिख दिया जहाँ पे पहले मैश एनालिसिस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो चीज़ फिर से मैं वही कहूँगा कि दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस एक ही फ़र्क आता है सुपर मैश और सुपर लूप की जब बारी आती है, ठीक है जी, वहाँ पे एक फ़र्क आता है। वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, सुपर मैश एनालिसिस का कंसेप्ट और सुपर लूप एनालिसिस का कंसेप्ट। अगर कोई देखना चाहे तो वो हमारी कंसेप्चुअल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब देखें जैसा कि कंसेप्ट है लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस का, ये लूप एनालिसिस है। चलें अभी बात लूप एनालिसिस की करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी लूप्स हैं उन सब के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवा देना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि मेरा तरीकाकार है। तो मैं हर एक लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवा दूंगा और उनको एक वेरिएबल का नाम दे दूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा के। ये देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है ना, तो I1 का नाम दे दिया इसको मैंने। और इसी तरह से इसमें मैंने एक करंट को फ्लो करवा के I2 का नाम दे दिया। इसी तरह से इसके अंदर एक करंट को फ्लो करवा के I3 का नाम दे दिया। देखें तीनों की डायरेक्शन सेम रखी है क्लॉकवाइज। अब बच्चों कभी कभार ऐसा होता है कि किसी लूप के अंदर ना करंट सोर्स लगा होता है। तो अगर दो लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स आ जाए तो वो सुपर मैश या सुपर लूप की कह लें कि कंडीशन बनती है, मतलब कि वो सुपर उसकी वजह बन जाता है। लेकिन अगर वो एक साइड पे लगा हो तो वो उस लूप की वैल्यू दे देता होता है। अब देखें ये I1 और ये I2 है, ये इन दो लूप्स में आपको दोनों में करंट सोर्स एक एक नज़र आ रहा है, जो कि एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, एक साइड पे लगा हुआ उस लूप के अंदर। तो आपने देखना है इनकी डायरेक्शन अगर सेम है तो सेम वैल्यू हो जाएगी। देखें हम इस I1 का फ्लो चेक करते हैं तो देखें I1 ऐसे जा रही है, यानी इसमें से बिल्कुल सेम डायरेक्शन में I1 भी यहाँ पे आके ऊपर की तरफ जाती है और ये भी ऊपर की तरफ जा रही है 4 मिली एम्पेयर की करंट। तो लिहाजा इनकी सेम वैल्यू है। I1 आपको वैसे ही मालूम हो गई, I1 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। इसी तरह से I2 देखें I2 और ये 2 मिली जो है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है यहाँ पे आके सेम हो जाती है। ये भी राइट साइड को जा रही है, ये भी राइट साइड को जा रही है अपने फ्लो के मुताबिक। तो लिहाजा इन दोनों की भी डायरेक्शन और वैल्यू सेम है। तो I2 इज इक्वल टू 2 मिली। अगर बच्चों डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना तो बस सिंपल माइनस आ जाएगा साथ में, यानी कि I2 अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती ना I2 की, तो मैं बस यहाँ पे लिख देता I2 इज इक्वल टू -2 मिली एम्पेयर। बस इतना फ़र्क आना था और कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। अब ये तो हमने चले वैल्यूज़ मालूम कर ली। मेन तो हमारा कंसेप्ट ये है ना कि हमने आउटपुट कैसे मालूम करनी है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया आई नॉट। अब देखें आई नॉट जो करंट है यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पे जिस वायर के अंदर, वो जो वायर है वो दो लूप्स के सेंटर में है। तो लिहाजा आप आई नॉट की इक्वेशन इस तरह से लिखोगे, जो जिस लूप की करंट उसके अकॉर्डिंग चल रही है वो पॉजिटिव में आ जाएगी और जो उसके मुखालिफ चल रही है वो नेगेटिव में आएगी, उसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें आई नॉट जो करंट है वो इस तरह से डाउनवर्ड जा रही है। अगर हम इस वायर में से इसका फ्लो चेक करें I1 का, तो वैसे नीचे की तरफ जा रही है और आई नॉट भी नीचे को जा रही है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, डेट्स वाई I1 आ गया पॉजिटिव में। उसके बाद I3 को ऐसे फ्लो करवा के चेक करवाएं तो ये देखें I3 जब इस वायर में से गुजरती है तो वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी कि अपवर्ड, वो इसके बिल्कुल मुखालिफ जा रही है, ये नीचे वो ऊपर, तो लिहाजा वो माइनस में आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपको यानी कि दो वैल्यूज चाहिए, एक I1 की और एक I3 की। I1 की आपको मालूम हो चुकी है, I3 आप कैसे मालूम करोगे, इस नोड के ऊपर KVL लगाओगे। तो अप्लाई KVL एट लूप 3, सॉरी नोड कह गया हूँ, मेरा मिक्सचर हो गया हुआ है यार, ज़्यादा वर्क कर करके इस अब देखो मैं KCL लिख रहा हूँ यार, क्या हो गया मेरे जहन पे, कह लो यार नोडल एनालिसिस इस वक्त हावी हुआ है, क्या कह सकता हूँ। अप्लाई KVL एट लूप 3, ठीक है जी, क्योंकि मैं ना एक दिन के अंदर ही पता नहीं कितनी कितनी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो अप्लाई KVL एट लूप 3, आपका लूप 3 आ गया, ठीक है जी, ये लूप 3। तो इसके ऊपर KVL लगाने लगे हैं, यानी कि इसके लूप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके हमने वोल्टेज लिखने हैं। KVL का ये मतलब होता है। तो देखिए अब यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करने लगूँ, एक साइड से आपने चलना स्टार्ट करना होता है। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले नंबर पर ये रजिस्टर आता है जिसमें से ये I3 करंट गुजर रही है और I1 करंट भी गुजर रही है, यानी कि दो करंट्स के गुजरने की वजह से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिहाजा आपने सबसे पहले उसकी रजिस्टेंस लिख लेनी है, ठीक है जी, फिर इनटू करंट लिखनी है। आप देखें करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज होता है असल में। तो लिहाजा करंट्स कैसे लिखेंगे, देखें आपने देख लेना कि दोनों की करंट्स की डायरेक्शन कैसी है। देखें I3 जो करंट इसमें से गुजर रही है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और I1 करंट जो गुजर रही है वो ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिहाजा न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लिहाजा उस न्यूटन के लॉ को यहाँ पे रखने के लिए, उसकी बात रखने के लिए हमें किसी एक करंट को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो लिहाजा किसको नेगेटिव रखेंगे बच्चों, जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे हो ना उस लूप की करंट को हमेशा पॉजिटिव लो। तो लिहाजा I3 हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लूप 3 के ऊपर KVL लग रहा है, I1 को नेगेटिव लेंगे इस केस के अंदर, ठीक है, ये चक्कर है।
इसी तरह से आगे जब I3 की करंट आगे बढ़ती है तो इस 1 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, जिसमें वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब दो करंट्स पास करते हैं। फिर से मैंने वैसे ही लिख लिया +1K इन 2, क्योंकि इसमें से भी दो करंट्स पास कर रही हैं। एक I3 है जो कि ऐसे अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट साइड को जा रही है, और एक I2 इसमें से गुजरती है जो ऐसे लेफ्ट साइड को जाती है। तो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट होगी, लेकिन किसको पॉजिटिव लेंगे? जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उस करंट को। तो लिहाजा I3 माइनस I2 इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, तो लिहाजा -6 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि करंट का चक्कर मुकम्मल हो गया, करंट वहीं पे वापस आ गई जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो। I3 आपने मालूम असल में करनी है, बाकी तो आपको मालूम ही है। तो I3 वाले इकट्ठे कर लो ना यहाँ पे पहले नंबर पे। ये देखो 2K I3 प्लस 1K I3, ये हो गया 3K I3। ठीक है, और ये जो I1 और I2 और ये कांस्टेंट है, इनको उठा के दूसरी जानिब ले जाओ, विच इज़ इक्वल टू, ये देखो पहले नंबर पे 6 को उधर लेके गया तो -6 से +6 हो गया। फिर I1 को देखता हूँ तो ये देखो -2K I1 था इस तरफ, दूसरी जानिब जाके +2K I1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो I2 बन रहा था यहाँ पे 1K -1K I2, वो दूसरी जानिब जाके +1K I2 हो गया। क्योंकि मैं I3 को मालूम करना चाहता हूँ, जब मुझे दूसरी दो की वैल्यूज़ मालूम है तो मैं क्यों यानी कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करूँ। ये देखें 6 + 2K इंटू I1 की वैल्यू जो कि हमें कितनी मिली हुई है 4 मिली, +1K इंटू I2 की वैल्यू जो कि हमें 2 मिली हुई है, और होल के बटे में आ गया 3K, क्योंकि उधर 3K मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने से, यहाँ पे भी यही होगा। तो ये देखो 6 जमा 2 4 बार 8, यानी 6 जमा 8 होगा जो कि बनता है 14। 14 जमा 2 कितना हो गया 16, 16/3 आ रहा है। तो 16/3 करके देखो कितना बनता है, 16 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास बनता है 5.33, और किलो ऊपर जाके आपका मिली बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आता है। इतना तो आप कैलकुलेशन करना जानते ही हो। तो ये आपके पास I3 की वैल्यू आती है। अब I0 के अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट करके अपना I0 मालूम कर लोगे। ये देखो I1 की वैल्यू पहले मैं नंबर पे पुट करता हूँ, I1 माइनस I3 है ना, तो I1 की वैल्यू है 4 मिली माइनस I3 जो कि है 5.33 मिली। तो ये आपके पास जी आंसर आ गया -1.33 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।